हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। ओके, सो हमने चालू किया था बेटा 8th चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पूरा बेसिक्स सीख चुके हैं कल के क्लास में, जहाँ पे हमने सेल बायोलॉजी यानी ही साइटोलॉजी का मीनिंग अच्छे से पढ़ा था बेटा। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनकी एबिलिटी ऐसी होती है कि वो डिवाइड होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बना सकते हैं, इसीलिए हमने उनको पैरेंट सेल बोला था। हमारे बॉडी में सारे ही सेल्स जो है वो उन सेल्स स्टेम सेल से ही डिफरेंशिएट होकर बने हैं। ये पूरा हम देख चुके थे। फिर 2 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आर देयर, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड अडल्ट स्टेम सेल्स। उसमें फिर हमने स्टेम सेल प्रिजर्वेशन देखा था। उसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वहाँ पे भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है बेटा। ये सब हम लोग देख चुके थे कल के क्लास में। फिर उसके बाद हमने यूजेस भी देखे थे स्टेम सेल्स के, जिसमें हमने आई थिंक रीजनरेटिव थेरेपी देखी थी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला पार्ट देखा था। उसके बाद में हमने देखा था किस तरीके से स्टेम सेल्स के अगर हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो उसके मदद से बेटा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लैबोरेटरी में बना सकते हैं और सेल्स से टिश्यूज़ और फिर ऑर्गन वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी वो स्टेम सेल्स मदद करते हैं। इसके अलावा हमने ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन का इम्पोर्टेंस कल के क्लास में देखा था, दैट सम ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ऑल्सो। सो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उन्होंने वॉलंटरीली खुद के मर्जी से अपनी बॉडी डोनेट करनी चाहिए, बिकॉज मरने के बाद आपके तो किसी काम में वो बॉडी आ नहीं रही है बेटा, लेकिन दैट बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स can save life of others. Okay, so we have discussed the importance of body donation as well. Next we have to see biotechnology. अभी हमको बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है वो देखना है। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन हम 9th में भी पढ़ चुके हैं और प्लांट वाली बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट में जो एप्लीकेशंस है वो भी हम 9th में देख चुके हैं बेटा। अभी हमको क्या देखना है, हमको देखना है किस तरीके से वो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में वगैरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस उसके क्या है, लेकिन हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा बेटा। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको दी हुई है बोर्ड पे। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके, सो द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट्स in living organisms by genetic changes and hybridization for welfare of human beings. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं बेटा तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती है। कौन सी 2 चीज़ें? एक है हमारा जेनेटिक चेंजेस, यानी हमको जेनेटिक चेंजेस मतलब जीन में चेंजेस, डीएनए में चेंजेस, क्रोमोसोम में चेंजेस हमको करना है, तो वो ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। और दूसरा पार्ट हमने बोला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग वेराइटीज़ को कंबाइन करना, 2 वेराइटीज़ को जोड़ना। ठीक है, 2 अलग अलग वेराइटीज़ है उसको जोड़ना, हाइब्रिडाइजेशन। क्यों जोड़ना है, क्यों हमको जेनेटिक चेंजेस करने हैं? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन का वेलफेयर हो, ह्यूमन बींग्स को ये चीज़ें करने से अगर कुछ बेनिफिट होता है तभी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक चेंजेस और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बेटा। और यही आ जाता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से, जो मेथड से, जिस जरिए से हम जेनेटिक चेंजेस या हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और अच्छे कुछ प्लांट, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ तैयार करेंगे ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो आ जाता है बेटा बायोटेक्नोलॉजी में, वो आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जैसे पता है ना, हमको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपने हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में बहुत सुना होगा बेटा। जैसे कि हमारे पास एक रोज़ का प्लांट है जो रेड कलर के फ्लावर्स देता है और एक रोज़ का प्लांट है जो येलो कलर के फ्लावर्स देता है। ओके, एक रेड कलर के फ्लावर्स और एक येलो कलर के फ्लावर्स देता है। तो हम ये दोनों प्लांट्स को जोड़ सकते हैं ना बेटा। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, ग्राफ्टिंग वगैरह कट करके उसकी एक ब्रांच यहाँ जोड़ी जाती है, उसको धागे से बांध देते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में एग्जाम्पल है ये हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिर्फ यही होता है ऐसा मत समझो, ये एक एग्जाम्पल है हाइब्रिडाइजेशन का। इफ़ वी आर कंबाइनिंग दीज 2 प्लांट्स, यानी हम 2 वेराइटीज़ को जोड़ रहे हैं, वही हो गया बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ये तो
सिंपल तरीका हो गया, लेकिन इसमें हम लैबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जोड़ सकते हैं बेटा, हम प्लांट के अलग अलग वेराइटीज़ को भी जोड़ सकते हैं ना, वो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिडाइजेशन से जो प्लांट या जो एनिमल या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। वो जो प्लांट बना जिसमें हमने रेड वाले और येलो वाले प्लांट को कंबाइन किया, तो ये जो प्लांट बना उसको हम कहते हैं बेटा हाइब्रिड प्लांट, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। तो समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और जेनेटिक चेंजेस तो जीन में डीएनए में कोई चेंजेस करना, वो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक चेंजेस। यही होता है बायोटेक्नोलॉजी में। हमने देखो याद करो मेंडल के अगर एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पे भी हमने देखा था हाइब्रिड क्या होता है। तो क्लियर हो गया। हाइब्रिड हम उसको F1 जनरेशन को हम हाइब्रिड बोलते थे ना, क्योंकि उसके पास में दोनों पेरेंट्स के जीन थे, यानी कॉम्बिनेशन हुआ ना, वही दो अलग अलग वैरायटी को जोड़ना कंबाइन करना, वही हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी फील्ड को बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, या एक सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर देखो तो टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हम टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, वो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ें हम जेनेटिक चेंजेस या हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी कर रहे हैं तो उसका पर्पस, उसका एम एक ही है बेटा, ताकि हमको ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो, कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स वहाँ पे तैयार हो, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पे तैयार हो। ओके, तो इसमें फिर आ जाता है बेटा आपका साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, वो भी बायो टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हम फिर यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, हमने देखा है ना लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, इसी की डिटेल्ड स्टडी अगर हम करें तो वो हो जाएगा बेटा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जहाँ पे हम डीएनए, सेल ऑर्गेनल्स, प्रोटीन्स, इन सब की स्टडी करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ पे हम जीन के सीक्वेंस को स्टडी करेंगे, उसमें चेंजेस करके देखेंगे, वो हो जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारा आ जाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी में, ये सारी चीज़ें आ जाती है बेटा बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, देन बायोटेक्नोलॉजी के जो अभी हम कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग का किसी न किसी तरीके से क्या होना चाहिए बेटा, वहाँ पे बेनिफिट ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। सो कैसे, तो बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में और फार्मेसी के फील्ड में इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फार्मेसी या मेडिकल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है वही हमको आगे अभी डिस्कस करना है बेटा चैप्टर में। ओके, जैसे कि क्या क्या किया जाता है वो देखो, इम्प्रूविंग प्लांट की वेराइटी हम अच्छी और करें ताकि हमको उसका ईल्ड ज़्यादा मिले। ईल्ड मतलब क्या, ईल्ड मतलब उसमें ज़्यादा फल लगे या ज़्यादा ग्रेन्स वो बेयर करे, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। ईल्ड मतलब क्या, प्रोडक्शन। मतलब अगर हमको वीट के प्लांट से एक्स अमाउंट ऑफ, थोड़ा जितना अमाउंट ऑफ वीट मिल रहा है वो हो गया उसकी वीट ग्रेन्स मिल रहा है, वो हो गया उसकी ईल्ड, यानी कितना उसका प्रोडक्शन है, वो प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो ग्रेन का हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑरेंज ट्री का एग्जाम्पल लेती हूँ, नॉर्मली अगर एक ऑरेंज ट्री में 50 ऑरेंजेस लगते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो हो गई उसकी ईल्ड, वो हो गई उसकी ईल्ड। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसमें कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं बेटा कि उसकी ईल्ड बढ़ जाए। मतलब एक ट्री अभी जो जिसकी ईल्ड 50 ऑरेंजेस थी, वो अगर 80 ऑरेंजेस देने लग जाए तो वहाँ पे बेनिफिट हो गया ना, बेनिफिट हो गया, वहाँ पे ज़्यादा ईल्ड उसकी बढ़ गई। तो ईल्ड ये वर्ड अभी आगे में आएगा तो समझ जाना उसका प्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है। सो उस ऐसी वेराइटीज़ हम बना सकते हैं। फिर हम ऐसी वेराइटीज़ भी बना सकते हैं जिसको डिजीज़ नहीं होता है। प्लांट्स को भी डिजीजेस होते हैं और उसके वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है बेटा, है ना। जिसके घर पे खेती वगैरह होंगी, एग्रीकल्चर होगा, तो उनको तो पता ही है प्लांट में भी डिजीजेस चलते रहते हैं। सो हम ऐसी वेराइटी प्लांट की अगर तैयार करें कि जिसमें डिजीज़ ही नहीं होता है, यानी अगेन वो ह्यूमन के वेलफेयर वाली बात हो गई, बेनिफिशियल बात हो गई, तो ऐसे सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद में बेटा हम नेक्स्ट
हमने बोला फार्मेसी के फील्ड में कैसे, तो फार्मेसी के फील्ड में बेटा हम विटामिन्स बनाने के लिए, हम हार्मोन्स बनाने के लिए, हम एंटीबॉडीज़ क्या होती है थोड़ा हम वैक्सीन वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे बेटा, ओके। एंटीबॉडीज़ मतलब ऐसे समझ लो जो हमको डिजीज़ से फाइट करने में मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़, डिजीज़ से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। सो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम विटामिन्स लैब में बना सकते हैं, हम हार्मोन लैब में बना सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है इंसुलिन, हमने हार्मोन्स पढ़े थे तो हमको पता है इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो वो क्या हो, उसको कौन सी कंडीशन हो जाती है, डायबिटीज़, शुगर जिसको हम बोलते हैं ना। सो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तो अभी डायबिटीज़ के पेशेंट को हमको क्या देना पड़ेगा, उसको हमको इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। हमने बहुत सारे पेशेंट्स भी देखे होंगे हमारे घर पे जिनको डायबिटीज़ है और उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये इंसुलिन बना कहाँ से, तो अर्लियर ना बेटा बहुत पहले जब ये बायोटेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी तब इंसुलिन जो है वो शीप के या हॉर्स के पैनक्रियास से निकाला जाता था। हमको पता है ना पैनक्रियास इंसुलिन बनाती है, तो शीप के या हॉर्स के पैनक्रियास से इंसुलिन कलेक्ट करते थे बेटा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी शीप को या हॉर्स को किल करना पड़ता था, सैक्रिफाइस करना पड़ता था, तब जाके आपको इंसुलिन मिलता था। लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम ये इंसुलिन लैब में बना सकते हैं, ओके। हम ये इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के मदद से लैब में बना सकते हैं, यानी अभी देखो ये बेनिफिशियल हो गया, कम हमको एनिमल को सैक्रिफाइस भी करना नहीं पड़ रहा है, एनिमल को किल भी नहीं करना पड़ रहा है, कम कॉस्ट में अच्छी मेडिसिन, वहाँ पे इंसुलिन हार्मोन क्या हो गया, एक मेडिसिन के जैसे ही काम कर रहा है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो ये हम लैब में बना सकते हैं। वैसे ही हम विटामिन भी बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये हम लैब में बनाएंगे कैसे इंसुलिन? सही बात है बेटा, क्वेश्चन आना भी चाहिए आपके दिमाग में, वो ही हमको अभी डिस्कस करना है। जब हम ये पूरे एप्लीकेशन इसके डिस्कस कर लेंगे ना, तब आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लैब में ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज कर सकते हैं बेटा, ओके। लेकिन अभी तो इतना समझ लो कि क्या क्या यूजेस है एग्रीकल्चर में और फार्मेसी में, ये सब हमको डिस्कस करना है, ओके। इसी से रिलेटेड आपको पेज नंबर 91 पे 3 क्वेश्चन दिए। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन लिखा ही है आपके बोर्ड पे। फिर उसके बाद में इन विच वेरियस फील्ड्स बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूजफुल, वो भी हमने डिस्कस किया। एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में, है ना, दवाइयाँ तैयार करने के लिए वगैरह, और पोल्यूशन कंट्रोल यानी इन्वायरमेंट में भी हमने देखा बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह है, या हम एक हम नए मेथड्स भी डेवलप कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए, है ना, नए मेथड्स हम डेवलप कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वगैरह। तो इतने जगह पे बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हैं। एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड्स में क्या इम्पैक्ट है वो अभी हम पूरा जब ये डिस्कस कर लेंगे तो आप खुद ब खुद वो आंसर समझ जाओगे और आप लिख पाओगे बेटा। अभी हमको डिस्कस ही करना है कि एग्रीकल्चर में क्या उसके यूजेस है, लेकिन उसके पहले हमको मेन एरियाज दिया बायोटेक्नोलॉजी के, मैं एक एक रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। ध्यान देंगे, पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है। फर्स्ट जो है यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम योगर्ट प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हम अल्कोहल प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बेटा कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली नॉर्मली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ नहीं कर रहे थे, हमने उस पर रिसर्च किया और हमने तरीका निकाला, जिस तरीके से तरीका निकाला मतलब क्या, वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी हो गई, एक तरीके की टेक्नोलॉजी होगी कि हमने तरीका निकाला, इस तरीके से अगर हम ईस्ट को यूज़ करें तो हम अल्कोहल बना सकते हैं, सैकरोमाइसिस सेरेविस इथेनॉल बनाते हैं ना फर्मेंटेशन के बाद, तो ये तरीका यानी टेक्नोलॉजी हो गई। और वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहा है, मतलब बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड हो जाएगा ना बेटा वो। उसके बाद में यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स विथ, वही बोला है जो मैंने बताया ना कि विटामिन्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स तैयार कर सकते हैं हम कुछ सेल्स के मदद से। कैसे करना है वो आगे देखना है, पैनिक मत हो कि मैम कैसे होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे बेटा एक एक टॉपिक। यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर, अभी हमको पता है देखो कैसे डीएनए और प्रोटीन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी हेरिडिटरी अगर बीमारी है तो उसको पहले ही पहचान सकते हैं। कैसे? हेरिडिटरी बीमारी, हेरिडिटरी डिजीज हम उसको बोलते हैं बेटा जो
पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है ना। मैं बहुत धीरे धीरे ये टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छा धीरे धीरे समझाऊंगी तो आपको पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो समझो इसको कैसे डीएनए का मदद हम ले सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज जो है मतलब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं और हमको पता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो सिर्फ डीएनए या जीन्स या क्रोमोसोम ही आते हैं, मतलब वो डिजीज जो हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं पे डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया ना, जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं, जीन में गड़बड़ी के वजह से जो होता है ना, जो हमने पॉलीजेनिक मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे, याद करो 9th में, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था हमने, हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में गड़बड़ी हो रही है ना, ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब जीन में गड़बड़ हो गया। तो अगर हम उस पेरेंट्स के जीन की डीएनए की स्टडी करें और हमको पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर जीन जो है वो डिफेक्टिव है तो इसको वो बीमारी है ना। अब जब वो पेरेंट्स को या वो पर्सन को ऑफस्प्रिंग होगा या बेबी उस टाइम पे होगा तो ऑब्वियसली वही डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए की कॉपी बनेगी तो उसमें भी वो फॉल्टी जीन आ जाएगा। सिकल सेल एनीमिया हमने देखा था ना, जब गमिट्स बनते हैं तो वो फॉल्टी जीन वाला गमिट्स अगर बना तो ऑफस्प्रिंग में भी वो आएगा। तो अगर हम पहले ही डीएनए का चेक करवा ले, है ना, जिसको बीमारी है, अगर जेनेटिक बीमारी अगर उसको पता चल गया तो वहाँ पे बेटा हम ऐसे हेरिडिटरी डिजीज़ का ट्रांसमिशन होने से रोक सकते हैं ना, उसको बचाव कर सकते हैं। हमको जल्दी उसका पता चल जाएगा। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना, वो बीमारी के बारे में हमको जल्दी पता चल जाएगा कि ये जीन में गड़बड़ी की वजह से वो बीमारी हुई है, तो जल्दी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑब्वियसली हम उसका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आने का ट्रांसफ़र रोक सकते हैं अगर वो जेनेटिक डिसीज़ है तो। समझ में आ रहा है ना। सिकल सेल एनीमिया को याद करो, पेरेंट्स के हीमोग्लोबिन वाली जीन में प्रॉब्लम था तो वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो रहा था ना। अगर दोनों को है तो ऑफस्प्रिंग सिकल सेल एनीमिया वाला रहेगा, एक को है तो कैरियर रहेगा, दोनों को नहीं है तो ऑफस्प्रिंग में भी नहीं आएगा। अब वो डीएनए में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है तो हम डीएनए की स्टडी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं तो हम ऑब्वियसली वो डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं जल्दी ही कि वो डीएनए में गड़बड़ी की वजह से हुआ है। तो ये भी एक उसका यूज़ है। प्लांट्स और एनिमल्स विथ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हमको प्लांट ऐसा बनाना है जिसपे डिजीज ना हो, वो हम तैयार कर सकते हैं बेटा। वो हम जीन मैनिपुलेशन यानी जीन में थोड़ी सी अदल बदल करके, जीन में चेंजेस करके हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनके अंदर में वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो। ओके, डिजायर्ड मतलब जो हमको चाहिए। फिर उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन हम बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज में। जब हम ये पूरा डिस्कस करेंगे ना तो मैं एक बार आपको बता दूंगी, ये वाले एग्जांपल्स भी तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम लैब में बना सकते हैं ग्रोथ हार्मोन भी। ग्रोथ हार्मोन किसको काम आएगा? जो ड्वार्फ व्यक्ति है, जिसकी हाइट छोटी है, अगर हम उसको ग्रोथ हार्मोन बाहर से प्रोवाइड करें तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक्स। जेनेटिक में मतलब जहाँ पे हम डीएनए में चेंजेस कर रहे हैं वो जेनेटिक। नॉन जेनेटिक मतलब जैसे कि टिश्यू कल्चर, जहाँ पे हमने जीन से छेड़छाड़ कुछ भी नहीं की थी, हमने सेल लिया और सेल से पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर दिया, यानी वो नॉन जेनेटिक हो गया। वो नॉन जेनेटिक एप्लीकेशन हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। वहाँ हमने जीन या डीएनए से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की थी। ओके, टिश्यू कल्चर या हाइब्रिड सीड्स वो सारी उसमें आ जाएगा। ओके, सो ये हो गए उसके फीचर्स, क्या क्या उसमें आ जाता है। उसके बेनिफिट्स देखो, फायदे क्या है बेटा। जैसे मैंने बताया कि एक ऑरेंज का ट्री है जो 50 फ्रूट्स देता है, लेकिन हमने उसके जीन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए, उसके डीएनए में ऐसे चेंजेस कर दिए कि अब उसकी ईल्ड बढ़ गई, यानी अभी वही ट्री 50 की जगह पे 80 ऑरेंजेस बियर कर रहा है, उसकी ईल्ड बढ़ गई। तो मुझे बताओ पर हेक्टेयर ईल्ड बढ़ जाएंगी ना, मतलब हमारे पास 1 एकड़ का ही लैंड है अभी भी, लेकिन पहले जितने फ्रूट्स मिल रहे थे 1 एकड़ में ही, अभी उससे ज़्यादा फ्रूट्स वहाँ पे मिल रहे हैं बेटा, ज़्यादा फ्रूट्स मिल रहे हैं ना। समझ में आ रहा है, यानी उतने ही लैंड में, जितना लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हम ज़्यादा ईल्ड तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ में फॉर एग्जांपल जितने भी ऑरेंजेस हो रहे होंगे, अभी हमने प्लांट की ईल्ड बढ़ा दी तो उतने एकड़ में ही ज़्यादा ऑरेंजेस होने लगे। समझ में आ रहा है। एक्सपेंस ऑन डिजीज कंट्रोल, अगर हमने डिजीज रेजिस्टेंट मतलब समझ लो जिसको वो चीज़ नहीं होती है, डिजीज रेजिस्टेंट मतलब उसको वो डिजीज नहीं हो रहा है, वो डिजीज उसको नहीं हो रहा है। तो अगर हमने डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी तैयार कर दी तो हमको वहाँ पे और खर्चा नहीं करना पड़ेगा डिजीज होने से रोकने के लिए।
प्लांट को अगर डिजीज़ होने वाला है तो उसको रोकने के लिए हम वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव वगैरह करते हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो बच जाएंगे। उसके बाद में फास्ट यील्डिंग वेराइटीज। फास्ट यील्डिंग का मतलब समझो, अगर कोई प्लांट है उसको 6 महीने में फल आते हैं, उसको 6 महीने में जो भी उसका ग्रेन्स है या उसके फ्रूट्स है वो उसको 6 मंथ में आ रहे हैं, और हमने क्या किया उसमें ऐसे चेंजेस किए कि अभी वो फास्ट यील्ड देने लगा, यानी वो 6 महीने की जगह 3 महीने में ही यील्ड देने लगा। तो मुझे बताओ, जहाँ पे आपको साल में 2 बार उसकी यील्ड मिल रही थी, अभी 3 महीने में वो फल देने लगा, तो आपको साल में 4 बार मिल रही है, यानी उतने ही एरिया में ज़्यादा और 1 साल में भी, मतलब टाइम भी अगर आप देख लो तो आपको जल्दी जल्दी वहाँ पे यील्ड मिल रही है। उसके बाद में स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज। स्ट्रेस क्या हो सकता है प्लांट के लिए, क्या स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो सकती है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, फिर उसके लिए क्या स्ट्रेस हो सकता है, उसके लिए स्ट्रेस हो जाएगा बेटा, उसको पानी नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ गया, प्रॉपर धूप नहीं निकल रही है, या बाढ़ आ गई, या ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन ही उसके लिए स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। और जब प्लांट में स्ट्रेस आ जाएगा इन सारी चीज़ों की वजह से, तो उसकी जो फसल है, उसके जो फ्रूट है, उस पर भी इफेक्ट दिखेगा बेटा हमको। तो हम ऐसी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज तैयार कर सकते हैं, यानी जहाँ पे उस प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशंस के वजह से उसके यील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या क्या देखा हमने, हम पहले क्या कर सकते हैं, उतने ही लैंड में ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, हम टाइम ऑफ क्या बोलते हैं फास्ट फ्रूटिंग करा सकते हैं, फास्ट फ्रूट्स उसको आएंगे, मतलब 6 महीने का जगह 3 महीने में ही फ्रूट्स आ रहे हैं, तो 1 साल में आपको ज़्यादा वहाँ पे यील्ड मिल जाएंगी। उसके बाद में हमने देखा कि हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस का इफेक्ट वहाँ पे कम कर सकते हैं, और उसके बाद में देखा हमने डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज हम बना सकते हैं जिसको डिजीज नहीं होती। ओके, अब ये सारी चीज़ हमने देख ली क्या क्या कर सकते हैं, अभी हमको देखना है बेटा हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे वो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो बेटा कमर्शियल एप्लीकेशंस, मतलब समझ लो लार्ज स्केल पे एक्चुअली में हम किस तरीके से कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमको देखना है। इंडस्ट्री में बोल लो या एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से कर रहे हैं एप्लीकेशंस, किसका, बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से एप्लीकेशंस मतलब यूजेस, ठीक है, यूजेस सिंपल भाषा में बोला जाए तो यूजेस। हम देखते हैं यूजेस। सबसे पहला यूज हमको देखना है बेटा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। ओके, फर्स्ट यूज हमको देखना है क्रॉप, यानी फसल, क्रॉप्स जो होते हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्वियसली अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, टू इम्प्रूव यील्ड, यील्ड उसकी बढ़ाएंगे, उसकी फसल, उसकी पैदावार, वो प्लांट की पैदावार, उसकी फसल, उसकी यील्ड हम बढ़ा रहे हैं। ओके, एंड वेराइटी, अलग अलग वेराइटीज तैयार कर सकते हैं हम, कैसे देखेंगे हम आगे में। यहाँ पे गोल्डन राइस का एक एग्जांपल आएगा, मतलब वो एक हो गया सादा वाला राइस और एक हो गया गोल्डन राइस, यानी वो एक वेराइटी वहाँ तैयार हुई। समझ में आ रहा है, वो वेराइटी और यील्ड हम बढ़ा सकते हैं क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में। उसमें भी हमको देखना है, सबसे पहले क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में हम कर सकते हैं बेटा हाइब्रिड सीड्स तैयार। थोड़ी देर पहले मैंने बताया हाइब्रिड का मतलब क्या, दो इसको कंबाइन करना, जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स आर रिकम्बाइंड, मतलब उनको जोड़ा गया, 2 प्लांट के जीन्स को जोड़ा गया, तो जो नया प्लांट बनेगा उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, उस प्लांट को हम कहेंगे हाइब्रिड। अब एग्जाम्पल के जरिए सुनो, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए ध्यान से सुनेंगे। एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल ले लो वीट का ही प्लांट है, ठीक है, वीट का, गेहूं का प्लांट है, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी यील्ड है, अच्छी फसल उसको आती है, बहुत ज़्यादा फसल वो बियर करता है और कम समय में भी दे देता है, समझ लो उसकी यील्ड अच्छी है। लेकिन उस प्लांट को ना डिजीज़ जल्दी हो जाते हैं, उस प्लांट को क्या जल्दी हो जाते हैं, उस प्लांट को डिजीज़ जल्दी हो जाते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्लांट है, एक वीट का ही दूसरी वेराइटी है, जिसकी यील्ड तो अच्छी नहीं है, यील्ड तो हालांकि बहुत कम है, बट उसमें ना डिजीज़ नहीं होता है जल्दी। वो कैसा है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, उसमें जल्दी डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन यील्ड कम है। तो देखो इसकी एक क्वालिटी है फर्स्ट प्लांट की, क्या, उसकी यील्ड ज़्यादा है, दूसरे प्लांट की डिजायर्ड क्वालिटी क्या है कि वो उसको डिजीज़ जल्दी नहीं होता है। अब इन दोनों के जीन्स अगर हम जोड़ दें बेटा, ये दोनों प्लांट के अगर हम जीन्स जोड़ दें, जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स आर रिकम्बाइंड जोड़ दिया, तो जो नया प्लांट वहाँ पे बनेगा, जो नया प्लांट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के जीन के जोड़ने से जो प्लांट वहाँ बना,
उसमें देखो क्या क्वालिटीज रहेंगी बेटा, उसमें इस प्लांट की, प्लांट 1 की कौन सी क्वालिटी, हाई यील्ड, यील्ड भी अच्छी है, और दूसरे प्लांट की कौन सी क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट, ये दोनों क्वालिटी उसमें प्रेजेंट रहेंगी बेटा। समझ में आ रहा है? यानी हाइब्रिड वो है, हाइब्रिड वहाँ पे प्लांट तैयार हो गया है, दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक उसमें है, उसकी यील्ड भी ज़्यादा है और उसको डिजीज भी जल्दी नहीं होता है बेटा। यही हो जाता है हमारा हाइब्रिड सीड्स। तो उससे फिर हाइब्रिड प्लांट, और हाइब्रिड प्लांट से जो सीड्स रहेंगी वो रहेंगी हाइब्रिड सीड्स। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। अभी क्लियर हो रहा है? हाइब्रिड सीड्स हमने दो प्लांट के दो वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटी, एक वेराइटी की यील्ड ज़्यादा है, दूसरे वेराइटी को डिजीज़ कम नहीं होता, डिजीज़ जल्दी नहीं होता है, दोनों भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही प्लांट में आ जाए तो वो प्लांट बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको यील्ड भी अच्छी मिल रही है और उसको डिजीज से बचाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हो गया बेटा हाइब्रिड, जोड़ रहे हैं हम दोनों को, एक हाइब्रिड प्लांट वहाँ बन रहा है, यानी उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हो जाता है हाइब्रिड प्लांट। समझ में आ गया ना? हाइब्रिडाइजेशन, दो इसका रिकॉम्बिनेशन, दो इसको हमने रिकम्बाइन किया, जोड़ा दो प्लांट के जीन्स को, तो जो वहाँ प्लांट मिला उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट्स, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक उसमें। ओके, ये हो गया हाइब्रिड सीड्स, इजी था समझने के लिए। दूसरा है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये बहुत कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। ओके, ध्यान से ही कंसेप्ट समझो। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स भी इसको बोलते हैं, जीएम, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है? जेनेटिकली मतलब जीन से रिलेटेड कुछ तो भी, मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाई करना, चेंज करना, बदलना, बेहतर बनाना, है ना? किस में चेंज कर रहे हैं? जीन में। अगर हमने किसी प्लांट के जीन में चेंजेस किए, कुछ तो भी बदलाव किए, तो उस प्लांट को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। समझ में आ रहा है? क्रॉप्स डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटिंग डिजायर्ड फॉरेन जीन इन देयर जीनोम गिव्स जीएम क्रॉप्स। ध्यान से समझो, ठीक है? या हम ना इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया ना, जिसके जीन में हम कुछ तो भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? जीन में, डीएनए में कुछ तो भी बदलाव कर रहे हैं। तो हम करते क्या है? देखो एग्जाम्पल है ना, बीटी कॉटन के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये है बीटी कॉटन, कॉटन का एक वेराइटी है। हम नॉर्मल कॉटन की अगर हम बात करते हैं बेटा, नॉर्मल कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के ऊपर में ना बोल वर्म्स हो जाते हैं, वर्म्स से कीड़े जैसे हो जाते हैं, कैटरपिलर्स, वर्म्स हो जाते हैं, बोल वर्म्स। ओके, जो क्या करते हैं, वो पत्तियां तो खाते ही है, लेकिन वो जो कपास के कॉटन के बोल्स होते हैं ना, अगर आपने कॉटन का खेत देखा होगा तो ऐसे ना कॉटन के बोलस होते हैं, ओके। सो ये जो वर्म्स है वो उसको भी खा जाते हैं बेटा, उसको भी खा जाते हैं, और उससे बचाने के लिए फिर मुश्किल हो जाता है, वो किसान को वहाँ पे केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उतना इफेक्टिवली वो नहीं हो पाता साबित। तो अब ना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, देखो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, उसमें एक जीन पाया जाता है, वो जीन बनाता है बेटा एक टॉक्सिन मतलब पॉइजन, ठीक है? बैसिलस thuringiensis में बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसमें एक टॉक्सिन बनता है, ठीक है? अब वो टॉक्सिन बन रहा है, हमको पता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, अगर उसमें कोई भी चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसके पास में एक जीन होगा, यानी वो टॉक्सिन बना रहा है तो उसके लिए भी वो बैक्टीरिया के पास में क्या होगा, वो बैक्टीरिया के पास में होगा बेटा जीन। समझ में आ रहा है? वो बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाता है और वो टॉक्सिन से ये बोलवर्म की डेथ हो जाती है। देखो ध्यान से सुनो, एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया बना रहा है एक जीन, या वो बैक्टीरिया में एक जीन है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, उसमें एक जीन प्रेजेंट होता है, वो जीन बनाता है टॉक्सिन, वो जीन की वजह से उसमें एक टॉक्सिन यानी पॉइजन बनता है। पॉइजन किसके लिए है? वो पॉइजन है कॉटन के बोलवर्म के लिए, ओके। सो अभी अगर हम इसी तरीके से ये बैक्टीरिया का जो जीन है, अगर वो हम कॉटन के जीन में जोड़ दे तो क्या होगा बेटा,
वो जीन के वजह से कॉटन के प्लांट में भी वो टॉक्सिन बनने लगेगा। देखो मैं डायग्रामेटिकली बनाती हूँ, ये रहा हमारा बैक्टीरिया, ओके, बीटी ले लेती हूँ, बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में एक जीन प्रेजेंट है, ओके, ये बैक्टीरिया में एक जीन है, वो जीन बनाता है बेटा टॉक्सिन। वो जीन क्या बनाता है? टॉक्सिन, एक पॉइजन बनाता है। और ये है मेरा कॉटन का जीनोम, ये किसका है? नॉर्मल कॉटन का जीनोम है। अब हम क्या करेंगे, वो कैसे होता है वो हमको नहीं देखना है, बस इतना समझ लो, लैबोरेटरी में हम ये दोनों जीन्स को जोड़ सकते हैं बेटा, ये दोनों जीन्स को हम जोड़ सकते हैं। यानी हमने कॉटन में क्या किया, कॉटन में एक दूसरा जीन जोड़ दिया। कौन सा जीन? ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस वाला जीन जो टॉक्सिन बना रहा था, ये कॉटन के जीनोम में यानी कॉटन के डीएनए में हमने जोड़ दिया। तो देखो ये कुछ इस तरीके से, अभी जो नया कॉटन का जीनोम बना वो कुछ इस तरीके से था, मतलब ये तो नॉर्मल कॉटन का जीनोम हो गया, और ये किसका जीन हो गया? जो ग्रीन में मैंने दिखाया है ये हो गया इस बैसिलस थुरिनजेनेसिस से आया वाला जीन, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। सो अब ये जीन प्रेजेंट है हमारे, इस कॉटन को हमने नाम दे दिया बेटा बीटी कॉटन। इस कॉटन को हमने नाम दे दिया बीटी कॉटन, क्योंकि इस कॉटन में एक जो जीन था, एक जो जीन हमने जोड़ा वो आया था बैसिलस थुरिनजेनेसिस से, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये जीन है कॉटन के अंदर में, अब ये जीन है तो इस जीन का भी एक्सप्रेशन होगा, इस जैसे बाकी के पूरे जीन्स का एक्सप्रेशन होगा कॉटन में, वैसे इस एक जीन का भी एक्सप्रेशन होगा। ये जीन जब एक्सप्रेस होगा तो ये वही टॉक्सिन बनाएगा जो टॉक्सिन वो बैक्टीरिया में बना रहा था, ये वही टॉक्सिन बनाएगा। यानी ये टॉक्सिन अभी कॉटन के प्लांट में, कॉटन के लीव्स में, कॉटन के पत्तियों में ये टॉक्सिन बनने लगा। अब क्या हुआ, अब वो बोलवर्म ने वो पत्ती खाई, वो लीफ खाई, तो उसके साथ साथ ये टॉक्सिन भी उसके अंदर चले गया, और उसके वजह से ना उसका एलिमेंट्री कैनाल या गट जो होता है ना, उसका माउथ या एलिमेंट्री कैनाल उसका ब्लॉक हो जाता है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल ये टॉक्सिन की वजह से उसका ब्लॉक हो जाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल ब्लॉक हो गया बेटा तो उसकी हो जाएगी डेथ, उस बोलवर्म की हो जाएगी डेथ। और ऐसा प्लांट, ऐसा जो कॉटन का प्लांट है, फिर हम उसको बोल सकते हैं ना कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो गया, बोलवर्म्स का इन्फेक्शन उसमें होगा नहीं। अभी बताओ मेरे को, वहाँ पे बोलवर्म को, एक बोलवर्म ने वो प्लांट खाया और वो मर गया, 4 मर गए, 5 मर गए। जब वो 6वें बोलवर्म को वहाँ पे दिखेगा कि नहीं ये प्लांट खाने से सबकी डेथ हो रही है, तो वो प्लांट को वो खाएंगे क्या बेटा? नो। यानी उस तरीके से वो प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट हो गया। कैसे? हमने उसके जीन में मॉडिफिकेशन किया, उसके जीन में, उसके जीनोम में, जीनोम मतलब पूरे जीन्स, पूरा डीएनए में हमने एक जीन जोड़ दिया, मतलब ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन वहाँ पे हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। और ये जो था, ये जो कॉटन है उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, और उसका नाम रखा है बीटी कॉटन, उसका नाम रखा है बीटी कॉटन। समझ में आया क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, ओके। फिर से एक बार देखो, क्रॉप्स डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है बेटा, लिख के रखते जाओ अपने, ये सिंपल मीनिंग जो बता रही हूँ सब अपने किताब में लिख के रखने के, आपको भरोसा नहीं करना है कि मेरे को याद रहेगा। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना या जॉइनिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जॉइनिंग, जोड़ना। दिख रहा है क्या? नहीं पे दिख रहा है तो जॉइनिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या है? जॉइनिंग, जोड़ना। किसको जोड़ रहे हैं? डिजायर्ड फॉरेन जीन। फॉरेन मतलब बाहर का, फॉरेन मतलब बाहर का। ये जो बैक्टीरिया में जो जीन है ना, ये बैक्टीरिया का जीन है, ये बैक्टीरिया का जीन है। ये कॉटन के लिए तो बाहरी जीन हो गया ना, दूसरा जीन हो गया बाहर का ही, मतलब उसको बोलते हैं फॉरेन। फॉरेन मतलब अभी अमेरिका, इटली ऐसा मत समझ लेना। फॉरेन का मतलब बायोलॉजी में होता है बाहरी, कोई भी चीज़ बाहर की, एक्सटर्नल। तो ये जीन कॉटन के लिए एक्सटर्नल हो गया। डिजायर्ड मतलब जो हमको चाहिए। ये हमको क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि ये जीन टॉक्सिन बना रहा है, और ये टॉक्सिन हमारे काम में आ सकता है अगर ये टॉक्सिन कॉटन में बनने लग गया तो, है ना। डिजायर्ड फॉरेन जीन को हमने ज्वाइन किया है इन जीनोम के, इन देयर जीनोम मतलब किसके? ये क्रॉप के, ये कॉटन के क्रॉप के जीनोम में हमने ये डिजायर्ड जीन यानी टॉक्सिन बनाने वाला जीन जोड़ दिया। तो जो नया प्लांट बना वो क्रॉप को बोलेंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्योंकि हमने उसके जीन, ये नॉर्मल रहेगा क्या बेटा? ये जीनोम उसका नॉर्मल रहेगा क्या? नहीं, वहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। बीटी कॉटन में क्या किया है, अ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। आइसोलेटेड मतलब हमने वो बैक्टीरिया से वो जीन निकाला, ठीक है। बैक्टीरिया से कौन सा जीन निकाला बेटा, ऐसा जीन जो टॉक्सिन बनाता है, एंड इंटीग्रेटेड विद जीन ऑफ कॉटन। इंटीग्रेटेड मतलब ज्वाइंट, किसके साथ जोड़ दिया हमने, कॉटन के जीन के साथ। कैसा होता है यहाँ पे हमको नहीं जाना है बेटा, वो बहुत डिफिकल्ट या बहुत डीप प्रोसेसेस होती है, जहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स ऐसी अवेलेबल है जो जीन को कट भी कर सकती है और जीन्स को जोड़ भी सकती है, ओके। तो वो एंजाइम्स के मदद से हम लैब में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट और बहुत क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लिकेटेड वो टेक्निक्स होती है जिसके बारे में हमको नहीं सोचना है। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे किया जाता है मैम, कैसे जोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है मतलब आप फ्यूचर आफ्टर 12th ये सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हो। अभी तो हमको इतना ही देखना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो, ठीक है। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, आपके समझ के बाहर की चीज़ें वो भी, लेकिन इतना समझ लो एंजाइम्स की मदद से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हमने डिजायर्ड जीन लिया जो हमारे काम का है, और हमने किसको एक क्रॉप में उसको जोड़ दिया, बैसिलस thuringiensis से हमने जीन लिया और कॉटन में जोड़ दिया, तो हमको मिला बेटा बीटी कॉटन, हमको मिला बीटी कॉटन। समझ में आ गया। अब इस बीटी कॉटन में भी वो टॉक्सिन बनने लगा, और जब बोलवर्म ने वो प्लांट की लीफ खाई, बीटी कॉटन की लीफ खाई बेटा, तो क्या हुआ, वो टॉक्सिन की वजह से उसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, डाइजेशन वाला, वो ब्लॉक हो गया और उसकी मौत हो गई, उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिया ही है, ठीक है। फैटल मतलब, फैटल एक वर्ड आया होगा, फैटल मतलब जिससे डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ अगर हो रही है तो उसको हम फैटल बोलते हैं। तो ये हो गया बीटी कॉटन, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे उसको वो बोलवर्म को किल करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी एक्सपेंस बच गया, खर्चा बच गया, और केमिकल से होने वाला नुकसान भी बच गया, ओके। सेम वैसा ही होता है बीटी ब्रिंजॉल। बीटी ब्रिंजॉल का भी एक एग्जाम्पल दिया है। बीटी ब्रिंजॉल में क्या करेंगे, कॉटन के जगह पे, कॉटन में के जगह पे हमने ब्रिंजल के जीन में जोड़ दिया, ब्रिंजल के जीन में बैक्टीरिया का जीन जोड़ दिया, तो हमको मिल गया बीटी ब्रिंजल। सब कुछ सेम है। ये ब्रिंजल, जब वो ब्रिंजल में भी वो टॉक्सिन बनने लगा और जब वो वर्म ने खाया तो उसकी डेथ हो गई, वो हो गया बीटी ब्रिंजल। सब सेम है। कॉटन के जगह पे किस में जोड़ दिया बेटा हमने, ब्रिंजल में जोड़ दिया। तो समझ में आ रहा है इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि हाइब्रिड सीड्स में हम 2 डिफरेंट प्लांट्स के जीन्स को पूरा का पूरा जोड़ रहे हैं। दोनों प्लांट है, यहाँ देखो, दोनों प्लांट्स के जीन को हम जोड़ रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में बेटा हम एक प्लांट में किसी बैक्टीरिया का जीन या कोई भी जीन जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है। हाइब्रिड में दोनों प्लांट के जीन को कंबाइन किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन में मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया, एक दूसरा जीन जोड़ दिया। कौन सा दूसरा जीन, कोई भी जीन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए। मतलब हमको टॉक्सिन चाहिए था तो वो बैक्टीरिया में हमको मिला कि बैक्टीरिया में एक जीन है, उससे टॉक्सिन बनता है बाबा, तो ये जीन हम तोड़ के किसमें, कॉटन के जीनोम में जोड़ देंगे, ठीक है। कॉटन के जीनोम में जोड़ देंगे तो वो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। समझ में आ रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल दिया है देखो, गोल्डन राइस का। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। गोल्डन राइस में क्या करते हैं, देखो जीन हमने लिया, जीन कौन सा, जीन जो बनाता है विटामिन ए, ओके। हमको पता है ना हमारे बॉडी में जो भी, हमारे बॉडी में नहीं, चलो प्लांट्स के बॉडी में या किसी के भी बॉडी में विटामिन बन रही है, जो भी चीज़ें हो रही है हमारे बॉडी में, हर एक चीज़ के लिए कंट्रोल करने वाला कहीं ना कहीं एक जीन है। हमने देखा है जीन इज अ पीस ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, या जो एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे कंसेप्ट्स हम सीख चुके हैं, अभी मैं उसमें वापस से नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना क्लियर कर दो, हमारे बॉडी में हर एक चीज़ हो रही है या किसी का भी बॉडी में कोई भी चीज़ें हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे जीन है। मतलब विटामिन ए का ही दूसरा नाम है बेटा बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का ही दूसरा नाम है बीटा कैरोटीन, ओके। सो विटामिन ए को बनाने वाला कोई तो भी एक जीन होगा, कोई तो भी वो एक जीन होगा। वो जीन हमने जोड़ दिया है राइस के जीन के साथ। राइस का जो पूरा का पूरा जीन है, बड़ा सा डीएनए बोल लो, ठीक है, राइस का डीएनए ही बोल लो, राइस का डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए है राइस का, ठीक है। उसमें हमने एक जीन जोड़ दिया, एक जीन जोड़ दिया, एक छोटा सा जीन जोड़ दिया,
लैब में हम कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो हमको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप में से कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन डालोगे कि मैम कैसे करते हैं, तो बेटा वो हमको नहीं जाना है, उस चीज़ में हमको नहीं जाना है, वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। बस इतना समझ लो कि एंजाइम्स की मदद से हम इसको तोड़ भी सकते हैं जीन को और जोड़ भी सकते हैं। तो हमने एक जगह से, जैसे हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, मतलब वो जीन निकाला और हमने इसके जीन में जोड़ दिया, लैब में की जाती सारी चीज़ें, तो हमने यहाँ पे जीन जोड़ दिया है, ये जीन बनाता है बेटा विटामिन ए, विटामिन ए। तो अब जो राइस का जो प्लांट रहेगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रहेगा राइस का, जिसमें विटामिन ए बनाने वाला जीन हमने जोड़ दिया है, तो बताओ मेरे को वो राइस की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएंगी, उसका न्यूट्रिशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वहाँ पे वो जो जीन है, हमने जोड़ा हुआ जो जीन है वो विटामिन ए बना रहा है। और ऐसे ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिसमें हमने विटामिन ए वाला जीन जोड़ दिया है, उसको नाम दिया गया बेटा गोल्डन राइस, उसको नाम दिया गया गोल्डन राइस। और उसमें देखो 23 टाइम्स मोर बीटा कैरोटीन देन द नॉर्मल राइस, मतलब नॉर्मल राइस जो हम घर पे खाते हैं, जो भी नॉर्मल राइस है, उसमें जितना बीटा कैरोटीन है ना, उससे 23 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ए इस गोल्डन राइस में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि गोल्डन राइस ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का प्लांट है जिसमें हमने विटामिन ए को बनाने वाला जीन जोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना? ये जीन, ये विटामिन ए वाला जीन हमने राइस के डीएनए में जोड़ दिया, तो ये रहा हमारा गोल्डन राइस का डीएनए, गोल्डन राइस का जीन जिसमें विटामिन ए वाला जीन है, तो वो ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें वो विटामिन ए का जीन है, तो विटामिन ए के जीन से जब एक्सप्रेशन होगा विटामिन ए के जीन का, तो वहाँ पे विटामिन ए बनेगा, बीटा कैरोटीन बनेगा, 23 टाइम्स ज़्यादा बनता है नॉर्मल राइस से। तो समझ में आ रहा है? ये भी हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्लियर हुआ इतना बेटा? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न। कैसे? देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा बायोटेक्नोलॉजी में। हमारे कंट्री में हमको पता है बहुत से लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको अच्छा खाना, न्यूट्रिटिव फूड भी नसीब नहीं होता है बेटा, है ना, मैल नरिश्ड वो रहते हैं, मैल नरिशमेंट उनको होता है। लेकिन राइस तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर उनको गोल्डन राइस जैसे चीज़ें दी जाए, गोल्डन राइस अगर हम कल्टीवेट की जाए, तो उसकी देखो बेटा 23 गुना ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है, यानी उनको वो राइस से ही शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। ओके, सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स, जो भी जीन हमको चाहिए वो जीन हम जोड़ देंगे, तो वो प्लांट में वो सारी कैरेक्टर, वो जीन का जो जीन हमने जोड़ा है, वो जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने बैसिलस thuringiensis का जीन जोड़ा, तो ये प्लांट टॉक्सिन बनाने लगा। यहाँ हम विटामिन ए का जीन जोड़ा, तो ये प्लांट विटामिन ए बनाने लगा। ऐसा मत समझो कि यही जीन जोड़ना है, कोई भी जीन हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एक और एग्जाम्पल दिया है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, मुझे आप लोग बताओ साइड का मीनिंग, मैंने कल ही बताया था आपको, साइड का मीनिंग टू किल। हर्बिसाइड, हर्ब्स मतलब जो हमारी फसल होती है, जो फसल होती है ना खेत में, उसके आजू बाजू में बेटा कचरे के झाड़ उग जाते हैं, कचरा उग जाता है। कचरा मतलब वीड, सॉरी हर्ब बोल लो, या वीडीसाइड या हर्बिसाइड, ऐसे वर्ड्स आएंगे ना आपको। वीडीसाइड या हर्बिसाइड मतलब वही जो कचरा वहाँ उग जाता है, तो उसको किल करने के लिए हम वहाँ पे हर्बिसाइड, जैसे इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड होगा, वैसे ही हर्ब्स को, कचरे के जो पेड़ उग जा रहे हैं वो हमारे मेन प्लांट को ग्रो नहीं होने देंगे, तो उसको किल करने के लिए हम वहाँ पे केमिकल का छिड़काव करते हैं। लेकिन वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे वीट के प्लांट पे, राइस के प्लांट पे, ब्रिंजल के प्लांट पे भी आ जाएगा और उसके भी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, है ना। तो क्या वो मेन क्रॉप पे आ जाएगा ना? समझ में आ रहा है? ये हमारा है मेन प्लांट है, मेन प्लांट है, ठीक है, मेन प्लांट। और इसके आजू बाजू में कचरे के पेड़ उग गए हैं, हमने यहाँ पे कचरे को मारने के लिए केमिकल का छिड़काव किया, लेकिन कुछ अमाउंट में इधर भी आ जाएगा और इसको भी वो नुकसान पहुँचाएगा। वो हर्बिसाइड को क्या पता है कि मेरे को सिर्फ कचरे के झाड़ को मारना है, मेन प्लांट को नहीं, वो तो ऑब्वियसली इसको भी नुकसान पहुँचाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा प्लांट डेवलप करें जो हर्बिसाइड टॉलरेंट हो। हर्बिसाइड टॉलरेंट हो मतलब उस पे वो केमिकल का असर नहीं होता हो। तो क्या होगा बेटा, अब हमने वो हर्बिसाइड, वो केमिकल का अगर वहाँ छिड़काव किया भी, तो ये प्लांट्स तो मर जाएंगे, लेकिन इस पे उसका असर ही नहीं होता है,
तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, उस पर कोई भी दुष्परिणाम वो केमिकल का नहीं होगा। उसको हम बोलेंगे बेटा हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। समझ में आया? हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड, अभी वो डेवलप की जा रही है और इसके वजह से सिलेक्टिवली हम वीड्स यानी जो कचरे के झाड़ है सिर्फ उसी को हम किल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हर्बिसाइड जो होता है किल करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, हर्ब को किल करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं टू किल हर्ब्स या जो वीड्स जो कचरे के झाड़ है, उसका असर मेन प्लांट पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेन प्लांट तो टॉलरेंट है, उसके लिए उस पर असर नहीं पड़ता है। समझ में आया? ये भी डेवलप हो रहा है। तो ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट एक हमको दिया है छोटा सा, वो है बायो फर्टिलाइजर्स। वो है बायो फर्टिलाइजर्स और ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था। जो लास्ट पॉइंट था आई थिंक, लेट मी चेक, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स वाला, जहाँ पे हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्प्रे कर रहे हैं सीड पे या प्लांट में, है ना, इनोकुलेंट्स के साथ में, वहाँ पे भी हमने देखा था। सेम चीज़ है बायो फर्टिलाइजर। मतलब क्या? फर्टिलाइजर यानी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बायो मतलब क्या? ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम, ये 9 से बहुत बार हो चुका है। राइजोबियम, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ये सारे क्या है? ये सारे बैक्टीरिया है, रूट नोड्यूल्स में जाके कॉलोनी बनाते हैं और क्या करेंगे? फर्टिलाइजर के जैसे काम करते हैं। क्यों फर्टिलाइजर के जैसे काम करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन वाले न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं प्लांट को, फॉस्फोरस अवेलेबल करवा रहे हैं, यानी फर्टिलाइजर का वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आ जाएंगे बेटा बायो फर्टिलाइजर्स में। और अजोला जो है वो एक प्लांट होता है, अजोला एक प्लांट है, वो भी सेम काम करता है, वो भी इन बैक्टीरियाज के जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का वगैरह काम करेगा। तो ये हो गया बायो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं क्रॉप में। 3 तरीका देखा, एक तो हाइब्रिड सीड्स बनाओ, दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाओ जिसको जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं, और तीसरा बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 बेसिक यूज हो गए क्रॉप्स में। हाइब्रिड सीड दोनों को जोड़ दो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वो क्रॉप में एक जीन जोड़ दो जिसकी हमको जरूरत है, टॉक्सिन बनाने वाला या फिर विटामिन बनाने वाला या फिर डिजीज को फाइट करने वाला या पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड को टॉलरेट करने वाला जीन जोड़ दो, वो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और तीसरा बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर सकते हैं बेटा क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में। तो आई होप इतना सबको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत स्लोली हमने लिया है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होते जाए बेटा। ओके, ये तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में था। और एक छोटा सा दूसरा एप्लीकेशन है, हमको पूरे इसके जो आई थिंक 6 एप्लीकेशंस आपको दिए हैं। पहला था क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी जो अपन ने देखा, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा है ह्यूमन हेल्थ में हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर दिया है फूड, और फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सारे एप्लीकेशन हमको एक एक करके डिस्कस करना है बेटा, जिसमें से पहला वाला हमने देखा क्रॉप में कैसे यूज करते हैं, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री वाला छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री हम पढ़ चुके हैं 9th में। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, जहाँ पे जो कैटल्स वगैरह को पाला जाता है ताकि वो हमको कुछ उससे मीट मिले, या किसके लिए पालेंगे हम, ऑब्वियसली एक तो मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए, शिप्स वगैरह है तो वुल के लिए, यानी किसी ना किसी बेनिफिट के लिए वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे 2 तरीके बेटा। एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब देखो, इंसेमिनेशन मतलब क्या, सेमेन का ट्रांसफर करना, सेमेन का ट्रांसफर करना। सेमेन मतलब जिसमें मेल स्पर्म्स है, ठीक है, स्पर्म्स मेल गमीट अगर है तो हमको क्या करना है, हमको जो मेल है ना, क्या एनिमल की बात करें हम, फॉर एग्जांपल ले लो काऊ और बुल, ठीक है, तो जो मेल है वो मेल का हम मेल कौन सा हमको चाहिए जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब फॉर एग्जांपल वो हार्ड वर्किंग हो, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, अच्छा वो काम करता हो, तो वो वाले मेल का हम सेमेन कलेक्ट करेंगे और हम
किस में डाल देंगे बेटा, हम जो हमारी डिजायर्ड फीमेल है उसमें वो सीमेन का ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है? सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सीमेन, आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स मैनमेड तरीके से वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्यों कर रहे थे, जो दो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो दो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है उसको कंबाइन करने के लिए यहाँ हमने जीन को कंबाइन किया, लेकिन वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जीन का कॉम्बिनेशन नहीं करते बेटा, हम वहाँ पे सेमेन का कॉम्बिनेशन मतलब सेमेन मतलब मेल गमेट से फर्टिलाइजेशन कराएंगे या दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक काऊ है जिसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और एक मेल है जो हार्ड वर्किंग है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, उसका सीमेन कलेक्ट करके वो फीमेल के बॉडी में डालेंगे ताकि जो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग बने उसमें दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ जाए। अगर मेल होगा तो हार्ड वर्किंग और फीमेल है तो मोर मिल्क प्रोडक्शन विल बी देयर। समझ में आया? तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेमेन का ट्रांसफर। दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर, या फिर हम एम्ब्रियो बनने के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये दो तरीके हैं। किस लिए करेंगे? एनिमल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब अगर वो काऊ मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, या क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, ऐसा वो प्रोडक्ट डेवलप करे। समझ में आ रहा है? अगर मिल्क है तो मिल्क में अच्छे ज़्यादा न्यूट्रिशंस हो, ये हो गई उसकी क्वालिटी, और क्वांटिटी मतलब मोर अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? दूसरा मीट में भी सेम, मीट की भी क्वालिटी बढ़ाना मतलब क्या, क्वालिटी मतलब क्या बोलते हैं, उसकी प्योरिटी अच्छी हो, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस हो तो उसकी हम बोलेंगे अच्छी क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? ज़्यादा प्रोटीन अगर उस मीट में है तो इट विल बी इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, या फिर क्वांटिटी मतलब मोर मीट प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? वुल प्रोडक्शन, इस तरीके से हम वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का मदद ले सकते हैं। और दूसरा है बेटा मोर स्ट्रेंथ वाला, एनिमल जिसके स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि हम ज़्यादातर ये जो गाय है या ऑक्स है, बुलक्स है, उनका फील्ड में काम कराने के लिए, खेत में काम करने के लिए उनको यूज़ करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी ताकत होनी चाहिए बेटा। ओके, सो ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री। थोड़ा सा ही दिया है तो हमको वही चीज़ देखनी है, क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्यों करना है? ताकि वहाँ पे क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाए। प्रोडक्ट क्या है हमारा, एनिमल से क्या प्रोडक्ट मिलता है, मिल्क, मीट, एग्स, अगर एग्स की बात करें हम वो भी हो सकता है चिकन्स में वगैरह, एंड देन वुल वगैरह, जो भी एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट था, फूड क्रॉप से मिलने वाले गेहूँ या फ्रूट्स, तो हमने उसकी क्वालिटी बढ़ाई बेटा। एनिमल से क्या मिल रहा है हमको, मिल्क, एग, ये सारी चीज़, तो हम उसकी क्वांटिटी यानी ज़्यादा वो मिल्क प्रोड्यूस करे, ज़्यादा एग प्रोड्यूस करे, ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करे, ऐसे भी चेंजेस ला सकते हैं। या तो बेटा उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री। कल के क्लास में हम देखते हैं बेटा ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अच्छे से हमको यहाँ पे वैक्सीन वगैरह बहुत अच्छे से देखना है। ओके, सो एक कल के क्लास में बेटा हम बहुत अच्छे से ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और इतना प्रिपेयर कर लेना है। ओके, आई होप आज का आपको पूरा समझ में आया हो। आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।